हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना भाई शिव और आज हम शुरू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो अभी क्या है, हम पैरेलली मैथमेटिकल टूल्स ले रहे हैं, लेकिन साथ में मैंने काइनेमेटिक्स लेना शुरू कर दिया है बिकॉज कि हमको सिलेबस भी कवर अप करना है। कुछ बच्चे बहुत कॉशियस हैं कि सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो और एक चीज मैं बताऊं बेटा, बीच में 1-2 दिन हो सकता है लेक्चर्स मेरे ना आए अभी। तो क्या है कि मेरी तबीयत खराब चल रही थी, तो अभी भी मेरे को फीवर है, मैं फीवर में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएँ और पर वीक 4 क्लासेस तो एटलीस्ट रहें ही रहें। ठीक है, तो बिना ज़्यादा समय ज़ाया करते हुए हम शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स को। तो बेटा, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो जैसा कि मैथमेटिकल टूल्स में हमने पहले दिन लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड में बहुत सारे फिनोमेना हो रहे होते हैं, उन सब की स्टडी को फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स में वो सब हम पढ़ रहे होते हैं। तो जो फिनोमिनाज नेचुरल वर्ल्ड में हो रहे हैं, उनमें से सबसे कॉमन फिनोमिना, मोस्ट कॉमन फिनोमिना जिस पर हमारी नजर पड़ी, जो मोस्ट कॉमन इवेंट जो हम जिस पर हमारी नजर पड़ी, दैट इज द मोशन ऑफ बॉडीज। आपने देखा होगा कि सुबह सूरज कहीं और निकलता है, शाम को कहीं और पहुंच जाता है, चंद्रमा अपनी लोकेशन बदलता रहता है, मून जो है, कभी कोई तारे का ग्रुप आपको कहीं देखने को मिलता है, कभी कहीं देखने को मिलता है, कभी आप देखते हो कि कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जाए, यानी कि पूरे आपको आसपास के एनवायरनमेंट में कौतूहल देखने को मिलता है। चीजें ज्यादातर मूव ही करती रहती हैं। तो फिजिक्स में पहली काम की चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मोशन, और जो मोस्ट कॉमन फिनोमिना है दैट इज मोशन ऑफ बॉडीज। तो मोशन ऑफ बॉडीज को पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेटा, इसमें भी दो बात पता है क्या है। एक खास बात ये है कि अगर आप किसी का मोशन पढ़ रहे हो ना, तो आप मोशन को बिना ये जाने भी पढ़ सकते हो कि कॉज ऑफ मोशन क्या है। अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है, ये तो चैप्टर में देखेंगे। यानी कि मैंने कहा कि एक सुंदर कन्या है, उसका नाम बिना जाने भी आप ये पता कर सकते हो कि सुंदर कन्या कहाँ जा रही है, कि कैसे है, कैसे नहीं। यानी बिना झंझट में पड़े कि सुंदर कन्या कौन है, कहाँ से है, ये सब जाने हुए भी आप जान सकते हो कि सुंदर कन्या कहाँ जाती है, किस कोचिंग में जाती है और कैसी दिखने में है। तो कहने का मतलब है कि मोशन ऑफ बॉडीज को हम पढ़ रहे हैं बिना ये जाने कि उनको करा कौन रहा है, विदाउट कॉज के चक्कर में पड़े हुए। हम तो सीधा सिर्फ इतना देख रहे हैं कि मोशन ऑफ बॉडीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, वाई के पीछे नहीं जा रहे हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ, उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है। तो उस चीज को चेक करते हैं। तो मोशन ऑफ बॉडीज में अगर बिना कॉज को जाने हुए पढ़े, एक तो क्या है मोशन ऑफ बॉडीज में आप कॉज का पता करें, और एक खास बात क्या है इसकी कि आप मोशन ऑफ बॉडीज को विदाउट नोइंग इट्स कॉज की इसको करा कौन रहा है। ठीक है, तो उसके ज्यादा झंझट में ना पड़े हुए आपको पता चल जाएगा। तो आप इस तरीके से मोशन को पढ़ने को काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्या है, अब क्या डिटेलिंग होती है, ये तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तैसे मैं आपको बताता चलूंगा कि मोशन के बारे में ना भी जानकारी हो तो हमको क्या फायदा मिलता है, कैसी चीजें आसान हो जाती हैं काइनेमेटिक्स से, वो सब देखते हुए चलेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि हम इस फिजिक्स का वो वाला ब्रांच पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन के कॉजेज को पढ़ रहे होंगे, लेकिन बिना ये जाने कि मोशन को करा कौन रहा है। और हमने काइनेमेटिक्स को ना, तो पहली बात कि दो बातें काम की हैं मोशन में भी मोशन को पढ़ा जा सकता है बिना कॉज को जाने। ठीक है, तो आप क्या करें, तो मोशन में भी सबसे काम की बात क्या है, मोशन में भी दो बात काम की है कि इसको पढ़ा जा सकता है बिना कॉज को जाने, और एक लॉन्ग रूट है दैट इज कॉज को जानो, सब डिटेलिंग करो उसके बारे में। तो जब हम बिना कॉज को जाने हुए पढ़ते हैं तो उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और काइनेमेटिक्स को भी फर्दर हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है: 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल या रिलेटिव मोशन। या इसको ये बोले कि हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहला तो बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन 1 डायमेंशनल। दूसरे में जो हमारा काम का मोशन है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये 2 डायमेंशनल मोशन का पाथ है। यानी कि दो अलग अलग डायमेंशन में दो अलग अलग
वेरिएबल्स की यूज आपको हो रहा होगा, तब जाके आप मोशन को डिफाइन कर पा रहे हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा, यार ये एक वेरिएबल से काम चल जाएगा तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, दो में टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, थ्री वाले में थ्री डायमेंशनल बोलते हैं, थ्री डायरेक्शनल मोशन। तो हम जो पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। फिर कुछ समय पे हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, जो कि 2D का एक केस है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। हालांकि चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल सारा मोशन बताऊंगा आपको क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, फिर थोड़ा सा 3D देखेंगे और फिर यहाँ पे प्रॉपर रिलेटिव में 3D भी देखेंगे और रिलेटिव मोशन भी देखेंगे। चीजों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम वेरी करा के देखेंगे। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन। मैं आपको बता दूं, मोशन को हमने बेटा तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा बेटे टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल। और तीसरा बेटे थ्री डायमेंशनल मोशन। देखो, वन डायमेंशनल का मतलब है एक डायरेक्शन में, यानी मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़े। यानी कि जहां भी मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और जहां पर आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी वहां टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और जहां थ्री वेरिएबल यानी एक्स, वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट कम से कम चाहिए वो थ्री डायमेंशनल मोशन। जहां दो अलग अलग कोऑर्डिनेट चाहिए वो टू डायमेंशनल मोशन। जहां पर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से ही काम चल जाएगा, चाहे एक्स ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे जेड ले लो, तो ऐसा सिर्फ एक ही केस है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसको ही हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि आपने कोई ऐसी कोई चीज प्रोजेक्ट कराई अर्थ पे, तो वो वाई में भी ऊपर की तरफ जा रही है, वाई में भी ऊपर की तरफ जा रही है, वाई एक्सिस में भी चल रही है और एक्स में भी चल रही है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया। लेकिन वही मूवमेंट ऑफ अ काइट, आपने एक पतंग उड़ाई, वो ऊपर भी गई, तिरछी भी गई, साइड में भी गई। आपने एक प्लेन उड़ाया, वो एक्स में भी चला, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, तिरछा भी गया, तो उसको बोलते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन। तो एक प्लेन का जो उड़ने का जो तरीका है वो एक थ्री डायमेंशनल मोशन का पार्ट है। और एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करा, ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है, तो यानी इसको दो दो वेरिएबल से काम चल जाता है। क्यों अपना तीन डायरेक्शन में ले जाओ मोशन को, तो कम से कम दो वेरिएबल से काम चल जाएगा, तो इसको टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है बेटे? रेक्टिलिनियर रेफर्स टू मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा मोशन जहां पे एक वेरिएबल की जरूरत हो, और एक वेरिएबल की जरूरत यानी खाली एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस में बोल दो या वाई में बोल दो या जेड में बोल दो, यानी एक ही डायरेक्शन में हो। एक डायरेक्शन का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो ऐसा मोशन जो एक डायरेक्शन में हो रहा हो या स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन को समझने से पहले दो टर्म को जान लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अच्छा बेटा, एक काम की बात मैं बताऊं कि रेस्ट और मोशन का, रेस्ट एंड मोशन जो हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है बिना ऑब्जर्वर के, बिना ऑब्जर्वर के। यानी कि आपको एक ऑब्जर्वर होना ही चाहिए, बिना ऑब्जर्वर के ये ऑब्सोल्यूट यानी कि कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए कि एक सुंदर कन्या जा रही है स्कूटी पर, एक सुंदर कन्या जा रही है स्कूटी पर, और एक बहुत ही सुंदर उसके सामने लेट्स से एक राहुल जी बैठे हैं या कोई भी बैठा हुआ है, राहुल नाम का कोई शख्स बैठा हुआ है, उसके पीछे एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो सुंदर कन्या जैसे ही आपके पास से गुजरी तो आपने देखा सुंदर कन्या स्कूटी पे जा रही है, स्कूटी चल रही है, तो आपको सुंदर कन्या चलती हुई दिखेगी। ठीक है, लेकिन राहुल जी को सुंदर कन्या चलती हुई दिखने वाली नहीं है, क्योंकि स्कूटी पे जो रफ्तार से राहुल जी आगे जा रहे हैं उसी रफ्तार से स्कूटी आगे जा रही है, उसी रफ्तार से सुंदर कन्या आगे जा रही है। यानी सुंदर कन्या को राहुल जी रेस्ट पे दिखेंगे, राहुल जी को सुंदर कन्या रेस्ट पे दिखेगी, लेकिन वही सुंदर कन्या चलती हुई दिखेगी किसको? जो बंदा ग्राउंड से खड़ा होकर देख रहा है। तो सीधा सीधा मतलब है, ये डिपेंड करता है आप देख कहां से रहे हो। आपको कोई रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा, चलता हुआ दिखेगा या
कहाँ दिखना है ये डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे, आपके ऑब्जर्वर पे। बिना ऑब्जर्वर के रेस्ट और मोशन का कोई भी मतलब नहीं है, तो एक ऑब्जर्वर स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है अगर आप रेस्ट और मोशन पढ़ रहे हैं। और इसी को आगे चल के हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, यानी ऑब्जर्वर जहां रखा हो, जहां पे एक घड़ी लगा दी हो टाइम मेजर करने के लिए और एक ऑब्जर्वर बिठा दिया हो, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, यानी कि आपने ऑब्जर्वर डिसाइड कर लिया और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो वो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में वो चल रहा हो, लेकिन ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, तो और किसी के हिसाब से चेंज हो रही हो ये जरूरी है या जरूरी नहीं? भाई बिल्कुल हो सकती है चेंज। ठीक है, अभी जैसे सुंदर कन्या को राहुल जी देख रहे हैं, तो उनको रेस्ट में दिख रही थी। सुंदर कन्या की पोजीशन राहुल जी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, वो सेम दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन वही जो ग्राउंड से देख रहा है उसको वो पोजीशन चेंज होती हुई दिख रही है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। तो रेस्ट में कोई होगा या नहीं होगा ये देखने वाले पर डिपेंड करता है। एक देखने वाले के लिए आप रेस्ट में भी हो सकते हैं और एक देखने वाले के लिए आप चलते हुए भी हो सकते हैं। जैसे कि आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूं, अभी मैं रेस्ट पे मान के चलो, मेरे मूवमेंट को, हाथों के मूवमेंट को, बोलने के मूवमेंट को इग्नोर करो, तो कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसको मैं कमरे में रेस्ट पे दिखूंगा। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति, कोई एलियन बैठा हुआ देख रहा होगा मून से, जिसको अर्थ घूमती हुई दिख रही होगी, उसको थोड़ी मैं रेस्ट पे दिख रहा होगा, उसको तो मैं चलता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि अर्थ चल रही है, अर्थ पे मैं हूं, मैं भी चल रहा हूं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप देख कहां से रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन को समझने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। सीधा सीधा समझे, कुछ लोग बोलते हैं 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, लेकिन इसको प्रॉपरली ये समझे, एक वेरिएबल की मदद से काम चल जाए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट से काम चल जाए तो 1 डायमेंशनल मोशन, या वाई से चल जाए या जेड से चल जाए, तीनों में से भी कोई एक ले लो। जहां 2 लेने पड़े, एक्स वाई ले लो या वाई जेड ले लो या जेड एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पे 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन जहां 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े, एक्स वाई और जेड, तो अभी आप आगे चल के देखोगे मैं आपको कोऑर्डिनेट्स का यूज करना बताऊंगा कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स की मदद लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो जहां एक कोऑर्डिनेट की मदद हो 1 डायमेंशनल मोशन, जहां 2 की मदद हो 2 डायमेंशनल मोशन, जहां 3 की मदद हो वो 3 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये वाला 2 डायमेंशनल मोशन हमारे पार्ट में है। अच्छा, मोशन ऑफ अ प्लेन, मोशन ऑफ अ काइट, ये सब 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल है। ठीक है बेटे, अच्छा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो हमने जान लिया कि हमारा रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हमको एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती है और अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। किसी के लिए रेस्ट में आ सकता है, किसी के लिए मोशन में आ सकता है। अगर कोई बॉडी समय के बीतने के साथ अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है तो वो उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है, हो सकता है किसी और के लिए रेस्ट में हो, और अगर नहीं कर रही है तो वो उसके लिए रेस्ट में है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग बात होती है। देन इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज changing with respect to an observer, then it means that the object is in motion with respect to observer। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन का मतलब समझ में आ गया, एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती ही होती है। अच्छा, अगले पॉइंट में ये भाई साहब बताना चाह रहे हैं कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो कंबाइंड प्रॉपर्टीज होते हैं ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की, यानी कि खाली रेस्ट का मतलब कुछ नहीं है जब तक ऑब्जर्वर ना हो। अरे देखने वाले पे डिपेंड करता है, तुम रेस्ट में होगे भी, हो सकता है मैं देख रहा हूं मेरे को रेस्ट में दिख रहे हो, किसी और को ना दिख रहे हो, तो ये तो टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे समझे, ये कोई कार है, यहाँ पर बैठी हुई है एक सुंदर कन्या और यहाँ पर बैठा हुआ है एक सुंदर बालक, और बालक का नाम है राहुल, और सुंदर कन्या तो सुंदर कन्या है, उसको नाम देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे खड़ा हुआ हूं मैं नहीं बोलता हूँ, एक बंदा खड़ा हुआ है मोती, वरना तुम लोग मेरा मजाक बना लोगे। यहाँ पे खड़ा हुआ है मोती, तो ये कार जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे। तो मोती देख रहा है किसको? सुंदर कन्या को, तो सुंदर कन्या उसे चलती हुई दिख रही है, वहीं मोती को सुंदर बालक भी चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सुंदर कन्या
20 से आगे जा रही है और सुंदर बालक भी 20 से आगे जा रहा है, राहुल जी भी आगे जा रहे हैं, तो दोनों 20 से आगे जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो सुंदर कन्या को राहुल जी रेस्ट में दिख रहे हैं, तो ये देखने वाले पर डिपेंड कर रहा है, समझ गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया कि दो लोग हैं ए और बी, एक कोई ट्रेन है, आप ये मान के चलें, लेट से ये कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक डब्बा लिए लेते हैं और ट्रेन में ये कोई एक पर्सन ए है और इसके सामने पर्सन बैठा हुआ है बी, और इनको देख रहा है ग्राउंड से कोई सी इनको ग्राउंड से देख रहा है। तो ट्रेन आगे जा रही है, तो सी को ए किस में दिखेगा, ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी, सीधी सीधी बात है, ट्रेन चल रही है तो इसको ग्राउंड वाले को मोशन में दिखेगा। बी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी, बी भी मोशन में होगा क्योंकि बी भी ट्रेन में बैठा हुआ है, लेकिन बी रेस्ट में होगा किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ए को बी रेस्ट में दिखेगा। अरे आप जब भी ट्रेन में बैठे होते हो तो सामने वाला पैसेंजर तो आपको रेस्ट में दिखता है, और ए भी रेस्ट में दिखेगा बी को, और बी भी रेस्ट में दिखेगा ए को, यानी बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, और दूसरा ए इज ऑल्सो एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऑब्जर्वर का क्या रोल होता है और अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग रीडिंग्स हो सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, लेट से अब मान के चलो, ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, ऑब्जर्वर डिफाइन करते हैं। ऑब्जर्वर जनरली क्या कह देते हैं ऑब्जर्वर से, भाई तू एक घड़ी ले ले जिससे कि तू ये देखता रहे कि भाई सामने वाला व्यक्ति चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, टाइम का सेंस होना चाहिए। यानी ऑब्जर्वर को बोल देते हैं एक घड़ी पकड़ ले, अगर समय के बीतने के साथ तेरे हिसाब, और ये जो भी बंदा बैठा हुआ है, लेट से यहाँ पर एक कोई व्यक्ति ए बैठा हुआ है, तो इसकी कुछ दूरी तो होगी, इससे कैसे बताएंगे कि ये कुछ दूरी पर ए है कुछ दूरी पर बी है, ये ए और बी है, ये दो अलग अलग व्यक्ति है। इसको बताने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो सबसे कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्स वाई जी हमारा मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट की हम वैल्यू देके चलते हैं, जिसके हिसाब से हम लोकेशंस असाइन करते हैं। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन बेसिकली कुछ नहीं बल्कि लोकेशन है एक ऑब्जेक्ट की, ये यहाँ पे इससे x दूरी पर है, लेट से x1 दूरी पर है तो इसकी लोकेशन x1 हो गई, और ये b इससे x2 दूरी पर है तो इसकी लोकेशन x2 हो गई। अब जरूरी थोड़ी है कि ये सिर्फ x में ही दूरी में हो, कुछ कोई ऐसा भी तो हो सकता है ये कुछ x में भी दूरी पर है, लेट से x1 दूरी पर x में है और y1 दूरी में y में है, तो इसकी लोकेशन को डिनोट करने का तरीका हो गया x1, y1। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत हुई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई z में भी हो, तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत हो, तो ये तो 2D मोशन हो गया, ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया, और जहां 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी x1, y1, z1, वो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और पोजीशन को बेटा हम एक मैथमेटिकल क्वांटिटी की तरह लेते हैं, पोजीशन को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह लेते हैं हम। आप जब भी पोजीशन की बात करी जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो आप उससे सीधा आइडिया लगा लेंगे कि भाई वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट टेल्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि ये पोजीशन भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होती है। इसके रेस्पेक्ट में दूरी x1 है, अलग कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसके में x3 मान के चलो तो अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये टोटली पोजीशन डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। बात समझ में आ गई, ऑब्जर्वर का रोल क्लियर हो गया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमेशा बात जो ध्यान रखनी है वो आपको वो ये ध्यान रखनी है कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी अब कैसे होता है कैसे नहीं होता ये आगे चल के देखते हैं, अभी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसको डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर बोल देते हैं। लेट से मैं आपको बताऊं कि यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है और ये कोई पॉइंट है 2,3,5, ऑब्जर्वर हमारा है 0,0,0 पर। ऑब्जर्वर जनरली हम ओरिजिन पे लेके चलते हैं, ये सब फंडे बेसिक आपको क्लियर होंगे, इतना काइनेमेटिक्स शायद सभी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, तो मैं इन बेसिक चीजों को ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं। तो ऑब्जर्वर हमेशा हम ओरिजिन पे लेते हैं, कहीं और भी ले सकते हैं लेकिन ज्यादातर आइडियल केस में ओरिजिन पे ही लेते हैं। तो इससे 2,3,5 कोऑर्डिनेट पे कोई एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी ना वो एक वेक्टर होगी,
और वो वेक्टर कैसे होगा, इन ऑब्जर्वर को मिला दो, ऑब्जर्वर को मिला दो किससे, ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 2,3,5 पे, और ऑब्जर्वर रखा हुआ है ओरिजिन पे। तो जो वेक्टर ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिला दे, जो वेक्टर ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिला दे, वो हमारा पोजीशन वेक्टर है। अब इसको बताने का, वेक्टर फॉर्म में बताने का तरीका क्या है, एक्स में कितना है 2, वाई में कितना है 3, और जेड में कितना है 5। तो एक्स एक्सिस के वेक्टर को बोलते हैं एक्स आई कैप, वाई के को बोलते हैं, तो यानी कि इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि आर वेक्टर को लिखने का तरीका, एक्स एक्सिस में जितना हो उसके आगे आई कैप, एक्स डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई को लिखने का तरीका वाई कैप, और जेड को लिखने का जेड कैप। तो ये 2,3,5 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 क्या है एक्स, तो 2 आई कैप, 3 क्या है वाई, 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, यानी कि ये कुछ इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख जाएगा। अच्छा, पोजीशन मेजर किस में होती है, पोजीशन हमेशा मेजर होती है मीटर्स में, और इसकी डायमेंशन जो होती है वो लेंथ होती है, यानी कि एक लेंथ ही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अच्छा, एक आपको मैं बता दूं बेटे, लेट से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जर्वर मैंने डिफाइन किया, ऑब्जर्वर डिफाइन किया 0,0 पर, और यहां से एक 2 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, यानी 2 कोऑर्डिनेट की बात चल रही है। 4,5 पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा बेटे, वो पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा वेक्टर होगा, और उसको बनाने का तरीका क्या होगा, आर वेक्टर। आर वेक्टर एक्स में कितना है 4, तो 4 के आगे लगा दो आई कैप, वाई में कितना है 5, 5 के आगे लगा दो जेड कैप, मान के चलो ये कुछ जेड में भी होता, जेड के आगे लगा दो जेड के कैप, लेट से जेड है तो जेड के कैप। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वेक्टर आप पढ़ के आए होंगे, वेक्टर में आपको आइडिया होगा कि पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और पोजीशन का जो मेन फायदा है ना, वो पोजीशन हमको एक चीज बताने में मदद करती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और भी नहीं, मान के चलो कि ये एक ऑब्जर्वर है 0,0,0,0 पर, और यहां से एक पॉइंट है 2,3,4 पर, और एक पॉइंट है 4,5,6 पर। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा फर्स्ट पॉइंट का, इसको नाम दिया फर्स्ट पॉइंट, इसको नाम दिया सेकंड पॉइंट, इसको नाम दिया फर्स्ट पॉइंट, इसको नाम दिया सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से जोड़ दो, तो कुछ ऐसा होगा, लॉजिकल है। तो ये R1 वेक्टर मैंने बोल दिया पोजीशन वेक्टर 1। अब सेकंड वेक्टर, सेकंड ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा कुछ ऐसे, इसको बोल दिया R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर को लिखने का तरीका आ जाएगा 2 आई कैप, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्स वाले के आगे आई कैप, वाई के आगे जे, जेड के आगे के, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है बेटे, और R2 के आगे 4 आई कैप, एक्स में कितना 4, वाई में कितना 5 जे कैप, और जेड में कितना 6 के कैप। तो इतनी समझ में आ गई, हमको पोजीशन लिखना आ गया, पोजीशन वेक्टर। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां गया होगा, यानी कोई तो तरीका होगा जिससे वो चल के गया होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे वो चल के गया होगा। लेट से इसको एक सेकंड पीछे कर लेते हैं, ये यहां से चल के ऐसे ऐसे यहां गया होगा, तो यहां से ये जो चल के गया होगा, इसकी पोजीशन में कुछ बदलाव आया, अब ये किसी भी रास्ते से गया हो, जो बदलाव आता है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो बदलाव आएगा, उसके वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर की बात कर रहा हूं, पूरे रास्ते की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की, जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ दे, उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और पोजीशन वेक्टर ही कुछ नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट से पहले पॉइंट यहां था, यहां से ऐसे ऐसे चल के दूसरे पॉइंट पर चला गया, तो जो वेक्टर बन रहा होगा, जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ेगा, जैसे हम ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे थे, उस वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको समझने की कोशिश करिए, इसको रटने से ज्यादा जरूरी बेटा समझना है। लेट से हमने 2 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट बनाया ये, और एक पॉइंट बनाया बेटे ये। तो ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया,
2,3,4 और ये पॉइंट लिया। ये बनाने का तरीका देखना 4,5,6, ये मत देखना कि एग्जैक्टली प्लॉट नहीं किए। तो इसका जो वेक्टर होगा, लेट से R1 वेक्टर बोला, वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इनिशियल पोजीशन तो ये थी, बाद में पोजीशन जो R2 पोजीशन हो गई दैट इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। इसको साफ साफ लिखता हूं वरना दिक्कत देगा। ये जो फाइनल पोजीशन हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। तो आप हमारी फाइनल पोजीशन ये थी, कुछ फाइनल पोजीशन थी ये। तो इसका जो R2 वेक्टर होगा दैट इज R2 वेक्टर विल बी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस ऑफ 6k कैप। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इतना समझ में आ गया R2 वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर दे, जो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करे, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट 1 का पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। लेकिन ऐसा वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर दे, उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। लेट से हमारा ये जो वेक्टर बनेगा, ये जो वेक्टर बनेगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और आपने ये पढ़ा होगा कि एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल और फिर रिजल्टेंट वेक्टर का सम, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर होता है। यानी ये अगर ए वेक्टर हुआ तो इसका और इसका सम इसके बराबर होगा। यानी R1 वेक्टर प्लस इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया डेल्टा आर वेक्टर, प्लस डेल्टा आर वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो कहने का मतलब है, और डेल्टा आर हमने किसको बोला था? डेल्टा आर बोला था हमने डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। यहां से हमको क्लियर हो गया, आर एफ माइनस आर इनिशियल, फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को माइनस कर दो तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका बताता हूं मैं आपको। लेट से ये हमारा सिस्टम है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, उसी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये पॉइंट है हमारा और एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये 2,3,4 और ये 3,4,5, ठीक है, या 4,5 3,4,5 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पोजीशन यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो डेल्टा आर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, बाद में जो पोजीशन है, लेट से R2 माइनस R1, तो बाद वाली पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को कर दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है R2 वेक्टर कितना हुआ, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये तो R2 वेक्टर हो गया, माइनस R1 वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। तो i में से i घटाओ, j में से j घटाओ, k में से k घटाओ, तो आपको डेल्टा आर वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछे तो भैया फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को माइनस कर देना। ऐसा होता किस लिए, हमने वेक्टर्स का समेशन पढ़ा था, हमने वेक्टर्स में मैं रिवाइज कराई देता हूं ऐसा होता क्यों है। वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था, अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो ए के हेड पर अगर बी का टेल रख दें तो जो सी वेक्टर होगा दैट इज ये वाला वेक्टर, तो ए वेक्टर के हेड पर बी का टेल रख दे तो ए प्लस बी का सम सी वेक्टर के सम के बराबर आता है। इसी को हम पैरेललोग्राम लॉ से, हम ट्राइंगल लॉ से पढ़ के आए थे हमारा वेक्टर्स में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक मैंने जो काम की बातें करी दैट इज कि हमको ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की दोनों की जरूरत होती है रेस्ट और मोशन को समझने के लिए। सबसे कॉमन फिनोमिना हमारा रेस्ट और मोशन है, और इसको समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद लेते हैं। 3 तरीके का मोशन पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा एक 2 डायमेंशनल मोशन का ही स्पेशल केस या स्पेशल एग्जांपल है। पहला वाला जो पढ़ेंगे दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन, जिसमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। दूसरा हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, और उसमें एक एग्जांपल लेंगे पर्टिकुलर दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो हमारे काम का है।
वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेक्टर्स, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो हम डिटेल में देखेंगे। रिलेटिव के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करी है। अच्छा, फिर दूसरा हमने बताया कि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर से मिलाने वाला वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की फॉर्म में लिखते हैं। फिर बताया मैंने R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, यानी बाद वाली पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वाली पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मेजर भी मीटर में ही करते हैं और इसकी डायमेंशन एल है। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये होगी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी इनिशियल से फाइनल की तरफ में होगा। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा है, लॉजिकल है भाई। इनिशियल से किसकी तरफ जा रहे हैं, फाइनल की। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, जा कहां से कहां रहे हो, तो एरो किसकी तरफ है, फाइनल की तरफ है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है आप किस रास्ते से गए, ऐसे गए। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाले वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। आप कैसे गए इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ इस वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल को। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन फाइनल वेक्टर की तरफ होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। पॉइंट नंबर 1 भी क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, लेकिन एक क्लोज्ड पाथ के लिए, यानी कि आप लौट के यहां से गए, ऐसे चले और लौट के यहीं आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई वेक्टर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अरे दोनों पॉइंट सेम हो गए, तो दोनों जोड़ोगे किस किस को, सेम पॉइंट को तो जोड़ ही नहीं सकते हो। तो समझ में आ गया कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, अगर आप जिस पॉइंट से शुरू करो उसी पॉइंट पर आ जाओ तो एक नल वेक्टर होगा। आई होप समझ में आ गया। यानी यहां से चले और घूम घाम के यहीं आ गए, तो क्या कोई वेक्टर ऐसा बन रहा है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करे, भाई ऐसा कोई भी स्ट्रेट वेक्टर नहीं बन रहा है। वेक्टर इज लाइक एन एरो, वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल के बीच में डायरेक्शन मस्ट है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसा थोड़ी घुचुड़ मुचुड़ कुछ भी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक क्लोज्ड पाथ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट इज ऑलवेज अ नल वेक्टर। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो लेट्स से अभी आपको काम की चीज जो जो कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट में मैं बता देता हूं कि लेट्स से ये कोई पॉइंट है x1, y1, z1, और ये कोई पॉइंट है x2, y2, z2, ये कोई पॉइंट है। तो इसका जो वेक्टर होगा दैट इज R1 वेक्टर, वो हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, y1 j कैप प्लस z, इसको साफ साफ लिख लेते हैं, y1 j कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इसका जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा, अगर आपसे कभी भी पूछे कि पोजीशन वेक्टर बताना हो तो वो तो ऐसे बताएंगे, आप कोऑर्डिनेट के आगे आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिए। अगर पूछ ले ए पोजीशन से कोई घूमता घामता यहां आ गया, अब किसी भी रास्ते से आ गया, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यानी ये वाला वेक्टर, वो आपको बताना है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक ही वेक्टर होगा। अगर आप घूम के कभी भी वहीं के वहीं आ जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा, यानी यहां से चले ऐसे 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 वहीं आ गए तो जीरो हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने का तरीका, दैट इज एस वेक्टर को निकालने का तरीका होता है R2 माइनस R1 वेक्टर। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 आई कैप, क्योंकि आई वाले में से आई कैप को, तो एस वेक्टर को लिखने का तरीका हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये तो इसको लिखने का तरीका होगा। ये तो
इस वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया। बाद वाले कोऑर्डिनेट्स में से छोटे वाले को x में से x को घटा दो, y में से y को घटा दो, z में से z को घटा दो। अच्छा, अब हमको पता है कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ होता है तो उसका मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जानते हैं इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, रूट ओवर ले लो। तो ये बन जाएगा बेटे ये वाला टर्म, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इनको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि सवाल दिया होता कि बाद में पोजीशन हो गई हमारी R2 हो गई 3,4,5, यानी कि बाद में वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और इनिशियल था i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो डेल्टा एस वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने को पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 3i कैप माइनस i कैप, 3 माइनस 1 i कैप प्लस 4 माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस 3 k कैप। तो ये बन गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 k कैप, यानी ये वाली क्वांटिटी की वैल्यू ये आ गई। तो ये यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसका जो डेल्टा एस का मॉड निकालने का तरीका है वो सीधा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर y का कर लो प्लस z का स्क्वायर कर लो, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही थी, x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर कर लिया। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही थी y2 माइनस y1, और z की आ रही थी z2 माइनस z1, तो उसका भी हमने स्क्वायर करके रूट ओवर ले लिया। तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं और इसकी भी डायमेंशन l है। तो इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा वेक्टर्स का यूज था और आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो इसी को समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल पोजीशन जो है, लेट से इनिशियल पोजीशन है, तो R1 जो है वो हमारी दे रखी है 8i कैप, यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो इनिशियल पोजीशन को, 8i कैप प्लस 2j कैप। y में कितनी है 2 और j के आगे, y के आगे j लग जाता है, माइनस 3k कैप, यानी कि ये समझ में हमको आ गया। बहुत बढ़िया। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो हमको फटाक से लिखना आ गया, यानी कि जो भी पोजीशन दी हो उसको मिला दो। लेट से कि ये हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से ले लेते हैं। यहां पे ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट हमने इसको मिला दिया। ये पॉइंट था 8,2,3 माइनस 3। अब कोई ज्ञानी ये मत बोलना कि सर आपने तो -3 ऐसे ले लिया। अरे वो कैसे भी मान के चलो, मैंने आपको बताने के लिए लिया है, एग्जैक्टली z ड्रॉ करके नहीं लिया है। ठीक है, अब इससे मूव कर गए 4,5,2 पर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो वाला वेक्टर जो ऑब्जर्वर को, दैट इज 0,0,0 को ऑब्जर्वर को मिला दे पोजीशन से, ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, आई कैप जे कैप के कैप लगा दो। 8i कैप, इसको लिखने का तरीका हो गया R1 दैट इज 8i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली R2 को लिखने का तरीका हो जाएगा, ये पोजीशन 4,5,2 है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। आई होप ये भी समझ में आ गया। तो इनिशियल पोजीशन तो हो गई ये, दैट इज 8i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और फाइनल पोजीशन जो थी वो हमारी हो जाएगी, फाइनल पोजीशन जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो वेक्टर होगा इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला। तो ये वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी डेल्टा एस वेक्टर, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डेल्टा एस, यानी ये वाला R1 वेक्टर, ये डेल्टा एस, और ये R2 वेक्टर। तो डेल्टा है R1 प्लस डेल्टा एस, पैरेललोग्राम लो लगाओ, ये वाला वेक्टर इसका है, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इस तरीके से लगाओ। R1 प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू R2, चाहे इसको याद कर लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। लेकिन मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो डेल्टा एस दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका हो जाएगा 8i, हमारा बाद वाला वेक्टर दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप माइनस 8i कैप, दैट इज ये तो हो गया R2 वेक्टर और ये हो गया R1 वेक्टर, 8i कैप प्लस 2
जे कैप माइनस 3 k कैप दैट इज R1 वेक्टर। तो R2 माइनस R1 करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 4 i कैप, और ये मिलेगा आपको प्लस 3 j कैप, और ये मिलेगा आपको प्लस ऑफ 5 k कैप। ठीक है, तो ये तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे अगर एस वेक्टर ये है तो इसका मॉड निकालने का तरीका क्या है, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सीधा सीधा करके रूट ओवर ले लो। तो ये हो गया 16 प्लस 9 प्लस 25, तो ये दोनों भी 25, ये हो गया √50। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने पूछा है कि यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर बताओ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन्होंने कहा है कि यूनिट वेक्टर बताओ। तो बेटा अगर हमको एस वेक्टर पता चल गया कि -4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप, अगर भाई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो तो आप लोग देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अगर पोजीशन वेक्टर ये पता चल गया तो इसका हमको सीधा सीधा फंडा पता है वेक्टर्स का कि भाई अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है, लेट्स से ये ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है और ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर है। तो हमको वेक्टर भी पता है और मॉड ऑफ वेक्टर भी पता है √50, तो सीधा सीधा एस कैप पता चल जाएगा, दैट इज यूनिट वेक्टर, दैट इज डायरेक्शन वेक्टर। वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो एक वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर ये और ये पता है तो इसको डिवाइड कर दो इससे, तो आपको ए कैप मिल जाएगा। सिमिलरली एस कैप निकालने के लिए एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एस मॉड कर दो, दैट इज -4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस ऑफ 5 k कैप डिवाइडेड बाय √50। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको पता चल जाएगा। आई होप बच्चा लोग आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझ गए होंगे कि पोजीशन कैसे निकालती है, x, y, z के आगे ijk लगा दो, फिर R2 माइनस R1 कर दो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता रास्ते पर, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन एल है, मेजर मीटर में करते हैं। R2 माइनस R1 करके निकालना आता है तो दो तीन तरीके के सवाल बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सब निकालना आपको बता दिया। आई होप आप सभी इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बेटा काम की बात क्या थी कि लेट से हमने बोला कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमेशा हर पोजीशन को वेक्टर की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो क्या करते हैं, पोजीशन, हर पोजीशन को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, हम एक साफ सुथरा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, एक साफ सुथरा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं ऐसा। अच्छा, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। लेट से ये हमारा 2,3,4 है और ये हम गए 3,4,5 पर। तो इसका जो वेक्टर बना वो कुछ ऐसा बना, लेट से ये, और यहां से हम गए यहां, तो इसका जो वेक्टर बना वो कुछ बना ऐसा। ठीक है, तो किसी भी रास्ते से गए आप, ऐसे ऐसे घूम के कैसे भी गए, लेकिन पहुंचे तो आप इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो अब आपने एक्चुअल जो रास्ता लिया, यानी ये जो रास्ता लिया, इस टोटल की जो लेंथ है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। ये जो रास्ता है, इस टोटल रास्ते की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, ये वाला वेक्टर जो होगा, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसमें डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग बदल रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन फिक्स है डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है
हमारा लेंथ ऑफ टोटल पाथ, तो मैं आपको बता चुका हूं जिस रास्ते से गए उस रास्ते की टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी जो काम की है वो ये है कि हमको बताती है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये समझ में आएगा। और वेक्टर भी कौन सा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाले वेक्टर को पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। और इसको भी मेजर हम मीटर में करते हैं, और इसकी भी डायमेंशन बेटा एल है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और काम की बात, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डिस्टेंस। अगर आप कहने लग जाओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होते हैं, कंपैरिजन का मतलब फिजिक्स में होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है लेट्स से 5 न्यूटन और 4 न्यूटन, इन दोनों को ही कंपैरिजन कर सकते हो क्योंकि ये दोनों फोर्स हैं। अब 5 न्यूटन और 5 जूल को कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये एनर्जी की यूनिट हो गई, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये फोर्स हो गया। तो दोनों में क्या अंतर, मैं आपसे कहूं कि 5 संतरे और 5 सेब को कंपेयर करो, हालांकि दोनों फल हैं, दोनों जैसे ही फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है हालांकि, लेकिन दोनों सेम तो नहीं है, दोनों फिजिक्स का पार्ट है मान लिया, लेकिन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। 5 सेब का कंपैरिजन 5 सेब से ही कर सकते हो, या सेब का कंपैरिजन सिर्फ सेब से ही कर सकते हो। आप संतरे का कंपैरिजन सिर्फ संतरे से कर सकते हो, ऐसा नहीं संतरे का कंपैरिजन सेब से करने लग जाओ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का सेम फिजिकल क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। बड़ी छोटी हो सकती है, बड़ी है तो बिगर हो जाएगी, छोटी है तो स्मॉलर हो जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बिकॉज एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर है, दोनों में क्या संबंध, स्केलर तो भैया आप जानते हैं कि स्केलर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, और वेक्टर में क्या होता है, हमारा वेक्टर में हमारा डायरेक्शन भी होता है और हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है। एक सेकंड, लाइट फ्लिकर कर रही है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लाइट को मैं एक बार देख लेता हूँ, व्हाई इट इज फ्लिकरिंग। Why it is flickering भाई, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं यार। चलिए, तो सॉरी बीच में मैंने डिस्टर्ब किया। हाँ जी बेटा, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बीच में सॉरी मेरे को उठना पड़ गया। तो ठीक है, अच्छा एक चीज और आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट को कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि एक वेक्टर है एक स्केलर है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है या तो वो बराबर होगा डिस्टेंस के या डिस्टेंस से छोटा होगा। यानी अगर डिस्टेंस 10 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी 11 नहीं हो सकता, वो या तो 10 होगा या 9 होगा या 8 होगा या उससे कम होगा, 10 से कम होगा या 10 के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, अब इसको समझ लेते हैं। अरे भाई सीधा सीधा देखो यार, आप चलते हुए ऐसे गए थे इस पॉइंट से, ये एक पोजीशन वेक्टर था, ये एक पोजीशन वेक्टर था, तो पोजीशन वेक्टर तो सिर्फ ये बन रहा था, डेल्टा आर वेक्टर या डेल्टा एस वेक्टर, इसका बनने का केस तो सिर्फ ये बन रहा था, पोजीशन वेक्टर तो सिर्फ ये बन रहा था। यार ये आज लाइट परेशान क्यों कर रही है। ठीक है, तो ये डेल्टा एस वेक्टर, तो ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर। यार ये परेशान क्यों कर रही है, 1 मिनट मेरे को दो, चलो वैसे तो दिक्कत आएगी, फ्लिकर कर रही है तो। आई होप अब फ्लिकर नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप अब फ्लिकर नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहां से जाने का रास्ता क्या था, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होने का तरीका तो सिर्फ यही है। और इस केस में आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन है तो जो डिस्टेंस होगा, यानी सीधा सीधा चले जाओ, तो अगर डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट एक ही रास्ते से, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते से ही जा रहे हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसी रास्ते से जा रहे हो तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अन्यथा हर किसी केस में आप देखोगे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। देखो इस वाले में ज्यादा दूरी चली लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट तो वही रहा, ठीक है। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, यानी ऐसे, तो डिस्टेंस भी बराबर चले और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर चले। यहां से यहां आ गए लेकिन टर्न करके यहां आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां गए, इसको मेजर किया फिर इसको मेजर किया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू भी हो सकता है जब आप सेम शॉर्टेस्ट पाथ पर चले, यानी शॉर्टेस्ट पाथ पर चले, और शॉर्टेस्ट पाथ पर कब चले, जब स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट टर्निंग बैक। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये कोई पोजीशन थी x,0 और ये x बराबर 5 और ये x बराबर 10 पे थे। तो हम यहां से सीधा गए पॉइंट ए पर, इसको बोला पॉइंट ए, फिर ए से आ गए बी पर, ठीक है। तो ए, ये ओ है, ओ से गए हम, ओ से गए ए पे, इसको बोल दिया ओ, ओ टू ए गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ हमारा यहां से यहां तक की दूरी 10 है, तो 10, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 10, लेकिन हम ओ टू ए टू बी आ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ, पहले तो 10 ये चले फिर 5 ये चले, तो डिस्टेंस तो हो गया हमारा, डिस्टेंस तो हो गया 15, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही रहा इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी दैट इज 5, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद इस पे कभी जेई ने कुछ ना कुछ पूछा हुआ भी है, जेई मींस वगैरह ने, ठीक है। अच्छा अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसी पॉइंट को और क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक कार है भैया, एक कार है, वो स्टार्ट होती है पॉइंट पी से, एक कार स्टार्ट होती है पॉइंट पी से, पहले ऐसे जाती है, फिर एक सेमी सर्कल में जाती है, फिर सीधा जाती है, फिर एक बड़े सेमी सर्कल में जाती है, ठीक है, और आर पे जाके रुक जाती है। तो इन्होंने पूछा है कार का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या पूछा है इन्होंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा सीधा सीधा देखते ही पता चल रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, तो शॉर्टेस्ट रास्ता इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, तो यानी ये जो वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो सबसे आसान काम है डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करो, ये दूरी a है और ये वाली दूरी 2r है, ये दूरी b है और ये दूरी 4r है, तो सबका सम जो होगा 4r है, सबका जो सम होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज a प्लस 2r प्लस b प्लस 4r। तो ये तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, देखो ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी जो हो जाएगी पाई इंटू आर हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर 2r है तो पाई आर हो जाएगी आधा सर्कल, और ये वाली दूरी हो जाएगी पाई इंटू 2r, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा उसको कैलकुलेट करते हैं a प्लस पाई आर, ये तो a हो गया, ये वाली दूरी जो सेमी सर्कल बना ये हो गया पाई आर, प्लस अगले वाले का लिया दैट इज बी, फिर उससे आगे बढ़े दैट इज पाई इंटू रेडियस कितनी हो गई 2r, क्योंकि पाई आर होता है पाई इंटू 2r, तो ये होगा a प्लस बी प्लस पाई आर प्लस 2 पाई आर, दैट इज a प्लस 3 a प्लस बी प्लस 3 पाई आर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब r की वैल्यू पुट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है कि कोई एक मैन है वो 50 मीटर साउथ चलता है, 50 मीटर साउथ चलता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक डायग्राम बना लो, लेट से ऐसे बना लिया हमने एक डायग्राम, ठीक है, और ये एक हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है, इसको बोल दिया नॉर्थ, बोल क्या दिया, होता ही है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन, इस तरीके से डायरेक्शन बना ली। तो कोई एक मैन है, तो जहां से शुरुआत में मूवमेंट चालू किया उसको बोल देते हैं हम ऑरिजिन। ये तो हमको पता ही है, ऑब्जर्वर जहां से चीजें मेजर कर रहा है उसको ऑरिजिन से मेजर कर रहा है उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, जनरली ऑरिजिन पे मान के चलते। तो 50 मीटर चला वो साउथ,
तो साउथ किधर है, इधर। तो हम 50 मीटर चले ऐसे, सीधा सीधा ये दूरी ले ली 50 मीटर। फिर इसके बाद 40 मीटर चला वेस्ट, तो लेट से ये दूरी ले ली हमने 40 मीटर, 40 मीटर चला वेस्ट। और फिर 20 मीटर चला नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ यानी कि, अरे मैंने ये क्या लिख दिया, दिस शुड बी नॉर्थ, ये नॉर्थ है। अच्छा, अरे सही तो लिखा था, ठीक है। तो पहले 50 मीटर साउथ में चला, फिर 40 मीटर वेस्ट में चला, फिर 20 मीटर चला वो हमारा किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो ये दूरी 40, ये दूरी 20। तो उसने पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया। तो पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। तो डिस्टेंस का मतलब कितना है, 50 प्लस 40 प्लस 20, दैट इज 90 प्लस 20, 110 मीटर, 110 मीटर। तो हमको समझ में आ गया कि भाई डिस्टेंस तो इतना चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना चला। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी होती है। अरे इनिशियल पोजीशन तो ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो R1 ये हो गई, R इनिशियल और R फाइनल हो गई ये। तो दोनों को मिला दो, तो ये जो वेक्टर आएगा ये पोजीशन वेक्टर आएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करें भाई, बड़े परेशान यार, इसको इस दूरी को कैसे निकालें। तो मैंने कहा बेटा अगर ये 40 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40। ये 20 है, ये 50 है, तो 50 में से 20 घटा दोगे, ये कितनी हो जाएगी, 30। तो हमको एक ट्राइंगल मिला कुछ ऐसा, ये दूरी मिली 30, ये दूरी मिली 40, और ये दूरी हमको निकालनी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए। इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो 330 का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्राइंगल लगाओ क्योंकि ये एंगल 90 है, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट ओवर, यही हमारा हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा 900 और ये हो जाएगा 1600। तो आंसर आ जाएगा हमारा 50, दैट इज 50। ये 2500 का रूट ओवर, इसको आप साफ साफ लिख लीजिए। तो इसका सम करेंगे, ये मिलेगा हमको 2500 और ये मिल जाएगा हमको 50 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 50 मीटर और डिस्टेंस 110 मीटर। देखा आपने इस केस में कि डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी बिगर देन द डिस्टेंस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटे, ये एक बड़ा प्यारा सा सवाल है और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। और ये मैं हिंट दिए देता हूं, आई एम गिविंग अ हिंट फॉर इट। और आप इस जिससे भी ना बने वो मेरे से एक बार ये क्वेश्चन पूछ लें। चलो मैं कराए देता हूं। एक 3 डायमेंशनल हॉल है, 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ही कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले हम अपना एक रूम बनाते हैं, कुछ इस तरीके का रूम है, ठीक है। तो हमने ऐसा रूम बना लिया, ये 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, तो कुछ ऐसा हमने रूम बना लिया, कुछ ऐसा रूम है, ठीक है। 3D में बना लेते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 3D में बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बन गया है। अरे भाई यार इधर मत भागो, ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसको 3D में बना लेते हैं। चल आप ये क्या कर रहे हो यार, ठीक है। इसको 3D में बना लेते हैं। अगला पॉइंट ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूम बन गया, कुछ ऐसा रूम बन गया, बहुत बढ़िया। और ये 10 मीटर ऐसे है, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये रूम बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 10 मीटर ऐसे है, 10 बाई 10 बाई 10 का है, 10 ऐसे है और 10 हाइट में है। कहने का मतलब ये है 10 ऐसे है, 10 ऐसे है और 10 इस तरीके से है, 10 हाइट में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने पूछा है कि इस वाले कॉर्नर से एक फ्लाई उड़ती है और वो फारदेस्ट कॉर्नर पर जाती है। किस पर जाती है, क्या ये कॉर्नर फारदेस्ट कॉर्नर होगा, नहीं भाई। क्या ये कॉर्नर फारदेस्ट कॉर्नर होगा, नहीं भाई। ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर फारदेस्ट कॉर्नर होंगे। चाहे ये वाला कॉर्नर ले लो, चाहे ये वाला कॉर्नर ले लो, ये दोनों फारदेस्ट कॉर्नर होंगे, ठीक है। तो फ्लाई कुछ इस तरीके से जाती है और यहां बैठ जाती है, यानी कॉर्नर 1 से जाती है
और कॉर्नर 1 से जाके यहाँ बैठ जाती है। तो इन केसेस को तो ले ही नहीं रहे क्योंकि ये फारदेस्ट कॉर्नर होने वाले ही नहीं है। तो हमको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली दूरी बतानी है। तो इसको निकाले कैसे भाई? इसको निकालने के लिए बड़ा दिमाग खराब, ये दूरी निकालें कैसे? ये वाली दूरी निकालें कैसे? ये वाली दूरी। और हमको पता है कि जब भी ट्राइंगल बन रहा है तो सीधा सीधा एक पाइथागोरस ही लगता है। अगर किसी तरीके से मुझको ये दूरी, हिंट जो है, ये दूरी पता चल जाए, तो ये तो मेरे को पता है ये 10 है। अगर ये पता चल जाए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके रूट ओवर ले लूंगा तो ये मिल जाएगी मेरे को। तो ये हिंट मिल गया। अगर ये 10 है और ये भी 10 है, क्योंकि ये वाली 10 है तो ये भी 10 होगी, 10/10 का कमरा है, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये पाइथागोरस का रूल लगा के 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हम लगाएंगे, का रूट ओवर ले लेंगे, दैट इज 200, दैट इज 10√2 मीटर। ये दूरी मिल गई मेरे को 10√2 मीटर। ये दूरी जो मिल गई, ये दूरी मेरे को मिल गई बेटा 10√2 मीटर। ये 10√2 है और ये हमको पता ही है कि हाइट कितनी है 10 मीटर। तो एक ट्राइंगल कुछ ऐसा नहीं बन गया, एक ट्राइंगल कुछ ऐसा नहीं बन गया। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये 10√2 मिल गई मेरे को। अब ये वाली अलग है, ये कुछ इस तरीके से है कमरा, इस तरीके से। तो ये 10√2 मिल गई, ये 10 हमको पता ही है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर इज इक्वल रूट ओवर ले लो, तो ये दूरी हमको मिल जाएगी और यही दूरी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो आप लोगों को मैंने हिंट क्या दे दिया, पूरा सॉल्व भी कर दिया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 10 का स्क्वायर 100, फिर से 100 × 2 दैट इज √300 और ये 10√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आप लोगों को ये मैंने बता दिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे सम अप करते। कोशिश ये करूंगा कि मैं एक लेक्चर आज रात को रिकॉर्ड कर लूं और उसको 6 बजे सुबह पोस्ट कर दूं, क्योंकि अभी ये सफिशिएंट नहीं हुआ है ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं। तो आज का लेक्चर यहीं पे सम अप करते। अगला लेक्चर इसके आगे लेंगे और उसमें हम देखेंगे, हम आपको होमवर्क देंगे और अच्छा सा आगे तक पढ़ लेंगे। तो अभी तक सम अप करते हैं। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर का क्या रोल होता है, रेस्ट और मोशन क्या होता है, कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है, डिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और जनरली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कुछ एक दो एग्जांपल लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, लेकिन कोशिश ये करेंगे या तो अगले 2-3 घंटे में मैं एक क्लास और डाल दूंगा या फिर सुबह आपको 9 बजे आपका क्लास एक और मिलना तय ही है, एक क्लास और सुबह डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा हफ्ते का जो टारगेट है 4 क्लासेस का वो टच हो जाएगा, 4 क्लासेस का तो हमको लेके ही चलना है। उससे ऊपर जो हो जाए वो ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है, मैं बीमार भी रहता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। इसमें बस आज के जो क्वेश्चन कराए वही आपके होमवर्क में है, बाकी आप बाद में देख लीजिएगा। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।